गाइस, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा आगे का पार्ट, जिसे हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आप मुझे प्लीज़ अपना 30 सेकेंड दीजिए। ये यूपीएससी महासंग्राम 2021 के लिए एक इनिशिएटिव लाया गया है। इसमें आप लोगों को आईएएस पॉइंट के अनुभवी टीम द्वारा बनाए गए नोट्स के पीडीएफ्स दिए जाएंगे 149 रुपीज़ में। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इसके लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं 9455527233। और अगर कोई भी क्यूरी हो इससे रिलेटेड तो आप ये पूछ सकते हैं। पहले मैं बता देती हूँ कुछ पॉइंट्स इसके बारे में कि जो नोट्स हैं वो बिल्कुल टॉपिक वाइज हैं, सो दैट आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा और आपको रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में रहेंगे, मतलब एक पॉइंट के लिए जैसे संधि मान लीजिए तो संधि के लिए एक आपका पूरा पीडीएफ है, तो जिससे आपको आसानी रहेगी उस चीज़ को पढ़ने में। और आप वो पीडीएफ खोलेंगे तो आपको उस टॉपिक के बारे में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप इस पीडीएफ के 250 प्लस जितने भी फोल्डर्स हैं वो सारे अगर आप पढ़ लेते हैं और उसके साथ करेंट्स का थोड़ा सा रिवीजन और अच्छे से उसको प्रॉपर वे में पढ़ते हैं तो आई एम श्योर कि आप ये जॉब अच्छे से, ये जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। तो अगर आपको इसका नोट्स चाहिए हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। सो थैंक यू। चलिए हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था गाइस, बाज़ार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान की कृषि। आई नो, आई थिंक थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम होगी ड्यू टू बैड थ्रोट, मुझे थोड़ा दिक्कत है, बट प्लीज़ उसे मैनेज कर लीजिए थोड़ा सा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वॉइस आपको सही आए। तो बाज़ार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि, इसमें क्या होता है, बाज़ार में बेचने के लिए हम जो भी कृषि करते हैं, जैसे जो सब्जियां आपके घर आते हैं ठेले वाले या आप जाते हैं बाज़ार में लेने, तो वो जो बेचते हैं उसे ही हम बाज़ार के लिए सब्ज़ी या उद्यान की जो खेती होती है, ऑब्वियस सी बात है इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की ही खेती होती होगी। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि कोई ऐसे फूल की खेती करिए जिसका आप बाज़ार कर सकें, यानी कि जिसे आप आसानी से बेचें और आपको दाम भी अच्छे मिल जाएं, तो फिर आप कौन कौन से फ्लावर्स का करना चाहेंगे। एक तो गेंदा हो गया, गेंदा है, गुड़हल हो गया। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों में आती हैं। जैसे कि मंदिर में तो ये सारी चीज़ें चाहिए ही चाहिए, तो आप वहाँ भी जाके इन्हें सेल कर सकते हैं। और ट्यूलिप फ्लावर्स की भी काफ़ी ज़्यादा मांग है यूरोप एरिया में। यहाँ अगर बात की जाए तो रोज़ेस की काफ़ी ज़्यादा मांग है, मंदिरों में भी काम आते हैं, बुके बनाने के लिए भी लोग उससे ले जाना प्रेफर करते हैं। तो आप ये सारी चीज़ों के ही फ्लावर्स लगाएंगे। अब बहुत ही कम ही लोग होंगे ना जो सनफ्लावर लगाएंगे या फिर मान लीजिए जैस्मिन लगाएंगे। जैस्मिन की उतनी मांग नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी थोड़ी मांग उसकी होती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमें देखना है सहकारी कृषि। तो सहकारी कृषि में क्या होता है, जब कृषि अपना एक समूह बनाते हैं, यानी अपना ज़मीनें हैं, ठीक है, किसानों की एक एक बिस्सा सारी ज़मीनें हैं और सबने मिला लिया और कहा कि ठीक है चलो हम सब एक साथ मिलके इसमें गेहूं बोते हैं और फिर किसी बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके, जैसे आपने सुना होगा फार्मर्स की भी जो बिल आए हैं उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो उसमें सहकारी कृषि काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। कि अगर छोटी छोटी ज़मीनें हैं तो सबने अपनी ज़मीनों में ये कह दिया कि हाँ हम यही फसल बोएंगे, और उसके बाद सबने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। मान लीजिए लेस की कंपनी है, इन लोग की कंपनी के साथ कर लिया कि हाँ हम आपको इन सारी ज़मीनों के बोए हुए आलू दे देंगे, तो ये सहकारी कृषि होती है। ठीक है। सामूहिक कृषि भी इसी प्रकार की कृषि होती है। इसमें क्या होता है, संपूर्ण समाज सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। इस प्रकार में न एक संघ से प्रारंभ होता है जहाँ कृषि की दशा को सुधारने के लिए किया गया था। इसमें सब मिलके एक साथ कार्य करते हैं तथा श्रम इत्यादि मिलाते हैं और फिर छोटा छोटा भाग सबके में बट जाता है। ये भी बिल्कुल सहकारी कृषि की तरह ही होता है। खनन की बात करते हैं। मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज में कई सारी अवस्थाएं होती हैं, जैसे ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग। और प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग किया जाता था और अभी भी किया जाता है, तो उसे निकालने की प्रक्रिया ही खनन कहलाती है। उसे कई सारे जो कारक होते हैं वो प्रभावित भी करते हैं, जैसे भौतिक कारक जिसमें खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी व उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित करते हैं। आर्थिक कारक हैं, जैसे कि कौन से खनिज की मांग कितनी ज़्यादा है।
खनन की विधियाँ, तो खनन की कई सारी विधियाँ होती हैं, जैसे कूपकी खनन हो गया। इन सारी विधियों का उपयोग करके खनन किया जाता है। ओके, तो आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया है पूरी तरीके से, हमने इसे पढ़ लिया है। अगर आपको कोई और पॉइंट भी क्लियर करना हो तो आप इसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, और आपका कोई सवाल भी हो करंट अफेयर्स से भी जुड़ा हुआ हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। वैसे कंप्लीट हो चुका है। वाइल खनन की विधि हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या होता है। जहाँ खनन की उपस्थिति, सबसे पहले तो खनन की उपस्थिति जांची जाती होगी ना, जैसे धरातलीय खनन को विवृत खनन भी कहा जाता है। यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका होता है। जो धरातलीय खनन है ना, ये सबसे सस्ता तरीका है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक पूर्वापायों एवं उपकरणों पर अत्यधिक खर्च अपेक्षाकृत निम्न कम होता है एवं उत्पादन शीघ्र व अधिक होता है। जब अयस्क धरातल के नीचे गहराइयों में होता है, मान लीजिए कि अगर गहराई बहुत ज़्यादा हो तो हम कूपकी खनन या फिर भूमिगत खनन का उपयोग करते हैं। और चूँकि गहराई की बात की गई है तो जो वो है स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा लगेगी। अगर किसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, किसी मशीन का उपयोग किया जाएगा तो उसका समय भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा। इन मार्गों से होकर खनिज का निष्कर्षण एवं परिवहन धरातल तक किया जा सकता है। खादान में कार्य करने वाले श्रमिकों तथा निकाले जाने वाले खनिजों के सुरक्षित और प्रभावी आवागमन हेतु इसमें विशेष प्रकार की लिफ्ट बेधक, बर्मा माल ढोने की गाड़ियां तथा वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। खनन का यह तरीका थोड़ा सा जोखिम भरा होता है, क्योंकि बात यहाँ गहराई की हुई है। अगर आप बहुत अधिक गहराई में जाते हैं तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी को भी देखना होता है। आपने सुना होगा ना कि कोई बच्चा यदि गड्ढे में, बोरेवल में गिर जाता है तो उसे ऑक्सीजन की पहले तो सप्लाई की जाती है ताकि उसे ऑक्सीजन की कमी न हो जाए। तो बिल्कुल यही यहाँ पे बताया गया है कि ये थोड़ा सा जोखिम भरा भी हो सकता है, इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। अच्छा, आप मुझे इसमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर बताइए। आपसे क्वेश्चंस पूछती हूँ, कोयला खदान कहाँ है, ठीक है, तथा विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की खनन, प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि इसमें श्रमिक लागत अधिक आने वाली है। उत्पादन की खनन जो है ना, इससे अब लोग पीछे हटने लगे हैं, क्योंकि जितना ऊपर तक खनन था वो तो हम लोग करके बहुत सारा खनिज निकाल चुके हैं। अब गहराई खनन की बात है, जहाँ पे आपको पूंजी भी ज़्यादा देनी होगी और जोखिम भी ज़्यादा होगा, तो इसीलिए लोग अब इससे डर रहे हैं और दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। लोग इस पे पैसा नहीं लगाना चाहते। ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं कुछ लोग हैं, जबकि जो विकासशील देश हैं जैसे कि हम लोग, ठीक है, जो विकसित देश हैं वो नहीं करना चाहते, लेकिन जो विकासशील हैं वो करना चाहते हैं, क्योंकि इससे हमें आर्थिक रूप से फ़ायदा होता है। तो चलिए, आपका टॉपिक अब यहीं पे और ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। कल हम चैप्टर 6 को स्टार्ट करेंगे। सो आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, रीडिंग एक बार कर लीजिएगा, ताकि मैं जब आपको पढ़ाऊँ तो आप भी मुझसे कुछ क्वेश्चंस या क्यूरीज कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।